चले बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज। टोटल मिलाकर मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन दूंगा, अप्रोक्सीमेट 500 क्वेश्चंस के करीब है। इनको करके जाना तो आपको एमसीक्यू में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे ज्यादा बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला होगा, मैक्सिमम कवरेज होगी। ठीक है, आपके 30 मार्क्स यहाँ से मैं आपको पूरे कवर करके दूंगा। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स में होगी और पूरी कम से कम 500 क्वेश्चंस के आपको मैं यहीं पर यूट्यूब पर ही कंप्लीट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, और मैंने ये क्वेश्चन जो हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट में दिया है उसको बाइफरकेट किया है टॉपिक वाइज। वो तो मिक्स्ड है, मैंने इनको टॉपिक वाइज बाइफरकेट कर लिया ताकि समझना करना आसान हो जाए। समझ गए बात को? ठीक है, हाँ ये ले लेना। देखो, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ वैल्यू चेन। यही हमारा टॉपिक बेटा फर्स्ट जी। चलो, तो अगर हम फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, which of the following important pillar of strategic cost management determine the company's comparative position of industry in the terms of performance? ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहा है वो? पिलर ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के 3 पिलर होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के आपके 3 पिलर होते हैं। ये आपकी पेज नंबर 6 पर मिलेगा, जो आपका स्टडी मटेरियल है। ये भी मैं आपको बताता चले जाऊं, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पर। समझ गए? 3 पिलर होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, एक कॉस्ट ड्राइवर, एक वैल्यू चेन। कौन कौन से? हाँ जी, कौन कौन से बेटा? हाँ जी, एक होता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, एक होता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। ठीक है, दूसरा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, दूसरा होता है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। तीसरा होता है वैल्यू चेन एनालिसिस, तीसरा होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, ये होते हैं 3 पिलर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस ये दिखाता है कंपैरेटिव पोजीशन, ये दिखाता है कंपैरेटिव पोजीशन। ठीक बात है। और कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या दिखाता है आपको? कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस ये फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर दिखाता है, ये दिखाता है फाइनेंशियल इंपैक्ट। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब समझते हो ना, एलोकेशन बेस, कि आपको खर्चे किस बेस पर प्रोडक्ट पर बांटने हैं। ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या दिखाता है कि भाई फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, उनको एनालिसिस, है ना, एनालिसिस ऑफ ऑल एक्टिविटीज, एनालिसिस ऑफ ऑल एक्टिविटीज, एनालिसिस ऑफ ऑल एक्टिविटी which are necessary, which are necessary to complete the product। और ये सभी एक्टिविटी, ये सभी एक्टिविटी वो जो एक्टिविटी वैल्यू क्रिएट करती हैं, जो वैल्यू क्रिएट करती हैं। ठीक है, और जो एक एक्टिविटी दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, ना कि हर एक्टिविटी अलग अलग इंडिपेंडेंट हो। समझ में आ गई? तो ये वो दिखाता है, ये फाइनेंशियल और ये कंपैरेटिव। अब बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं भाई हमसे? हाँ जी, कंपैरेटिव पोजीशन पूछना चाह रहे हैं। समझ में आ गई? तो कौन सा होगा, कौन सा होगा बताओ? आंसर कौन सा होगा? स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, यानी आंसर मेरा होगा सी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। क्यों?
क्लियर है? ये कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस भी और वैल्यू चेन एनालिसिस भी, ये दोनों भी होते हैं, पर ये दिखाता है ऑल एक्टिविटीज की डिटेल एनालिसिस। ठीक है, मतलब कौन सी एक्टिविटीज, इंडिपेंडेंट नहीं, द परफॉर्मेंस ऑफ वन डिपेंड अपॉन द अदर। ठीक है, और कॉस्ट ड्राइवर फाइनेंशियल इंपैक्ट दिखाता है, और ये कंपैरेटिव। बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से? चलो एक एक को अच्छे से समझना, ये नहीं ये पढ़ा इसका आंसर ये है, ऐसे नहीं करना हमारे को। क्लियर है बात बेटा? चलिए सेकंड पर आ जाओ। तो शुरू कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज। टोटल मिलाकर मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन दूंगा, अप्रोक्सीमेट 500 क्वेश्चंस के करीब है। इनको करके जाना तो आपको एमसीक्यू में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे ज्यादा बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला होगा, मैक्सिमम कवरेज होगी। ठीक है, आपके 30 मार्क्स यहाँ से मैं आपको पूरे कवर करके दूंगा। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स में होगी, और पूरी कम से कम 500 क्वेश्चंस के आपको मैं यहीं पर यूट्यूब पर ही कंप्लीट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है बेटा? और मैंने ये क्वेश्चन जो हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट में दिया है उसको बाइफरकेट किया है टॉपिक वाइज, वो तो मिक्स्ड है, मैंने इनको टॉपिक वाइज बाइफरकेट कर लिया ताकि समझना करना आसान हो जाए। समझ गए बात को? ठीक है, हाँ ये ले लेना। देखो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ वैल्यू चेन, यही हमारा टॉपिक बेटा फर्स्ट जी। चलो तो अगर हम फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, which of the following important pillar of strategic cost management determine the company's comparative position of industry in the terms of performance? ध्यान से पढ़ो क्या पूछ रहा है वो, पिलर ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के 3 पिलर होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के आपके 3 पिलर होते हैं। ये आपकी पेज नंबर 6 पर मिलेगा, जो आपका स्टडी मटेरियल है, ये भी मैं आपको बताता चले जाऊं, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पर। समझ गए? 3 पिलर होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, एक कॉस्ट ड्राइवर, एक वैल्यू चेन। कौन कौन से? हाँ जी, कौन कौन से बेटा? हाँ जी, एक होता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, एक होता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। ठीक है, दूसरा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, दूसरा होता है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, तीसरा होता है वैल्यू चेन एनालिसिस, तीसरा होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, ये होते हैं 3 पिलर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस ये दिखाता है कंपैरेटिव पोजीशन, ये दिखाता है कंपैरेटिव पोजीशन। ठीक बात है। और कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या दिखाता है आपको? कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस ये फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर दिखाता है, ये दिखाता है फाइनेंशियल इंपैक्ट। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब समझते हो ना, एलोकेशन बेस, कि आपको खर्चे किस बेस पर प्रोडक्ट पर बांटने हैं। ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या दिखाता है कि भाई फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, उनको एनालिसिस, है ना, एनालिसिस ऑफ ऑल एक्टिविटीज, एनालिसिस ऑफ ऑल एक्टिविटीज, एनालिसिस ऑफ ऑल एक्टिविटी which are necessary to complete the product। और ये सभी एक्टिविटी
ये सभी एक्टिविटी, वो जो एक्टिविटी वैल्यू क्रिएट करती हैं, जो वैल्यू क्रिएट करती हैं, ठीक है, और जो एक एक्टिविटी दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, ना कि हर एक्टिविटी अलग अलग इंडिपेंडेंट हो। समझ में आ गई? तो ये वो दिखाता है, ये फाइनेंशियल और ये कंपैरेटिव। अब बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं भाई हमसे? हाँ जी, कंपैरेटिव पोजीशन पूछना चाह रहे हैं। समझ में आ गई? तो कौन सा होगा, कौन सा होगा बताओ, आंसर कौन सा होगा? स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, यानी आंसर मेरा होगा सी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। क्यों? क्लियर है? ये कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस भी और वैल्यू चेन एनालिसिस भी, ये दोनों भी होते हैं, पर ये दिखाता है ऑल एक्टिविटीज की डिटेल एनालिसिस। ठीक है, मतलब कौन सी एक्टिविटीज, इंडिपेंडेंट नहीं, द परफॉर्मेंस ऑफ वन डिपेंड अपॉन द अदर। ठीक है, और कॉस्ट ड्राइवर फाइनेंशियल इंपैक्ट दिखाता है, और ये कंपैरेटिव। बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से? चलो एक एक को अच्छे से समझना, ये नहीं ये पढ़ा इसका आंसर ये है, ऐसे नहीं करना हमारे को। क्लियर है बात बेटा? चलिए सेकंड पर आ जाओ। अब ऐसे ही सेकंड पर आ जाओ जरा। सेकंड कहता है ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन। तो वैल्यू चेन में प्राइमरी एक्टिविटी होती है और सेकेंडरी एक्टिविटी होती है ना? तो प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है वैल्यू चेन में? प्राइमरी एक्टिविटी कौन कौन सी होती है बताओगे जरा? वैल्यू चेन में प्राइमरी एक्टिविटी बताओ। ये सर जी सबसे पहले होती है, हाँ जी, इनबाउंड लॉजिस्टिक, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ठीक है। दूसरा बताओ, ऑपरेशन। तीसरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक, यही तो, ठीक है, राइट। फिर मार्केटिंग और फिर सर्विस, यही होती है ना? इसका मतलब कहां से लेना है, इसका मतलब मुझे कहां से लेना है, ठीक है। इसका मतलब कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट, कैसे कस्टमर को देना है, हाउ द कस्टमर टू बी डिलीवर्ड। मार्केटिंग कैसे करनी है, और अगर कंप्लेंट आएगी तो सर्विस कैसे देनी है उसको। तो ये हमारे पास पांचों क्या कहलाती हैं सर जी? प्राइमरी एक्टिविटी। समझ आ गई? अब आ जाते हैं, जल्दबाजी नहीं करना, समझ के चलना है आपको, थोड़ा टाइम लगाओ। तो कह रहा है प्राइमरी कौन सी नहीं है? इनबाउंड है, ऑपरेशन भी है, सर्विस भी है, ये पहली है ना, ये दूसरी है, ये पांचवी है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सेकेंडरी आती है। तो डी आंसर आप समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए बिल्कुल क्लियर है। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी एक्टिविटी? सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है। अच्छा ये भी बता दूं, ये आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 7 पर है। ये आपके स्टडी मटेरियल पर पेज नंबर 7 पर है। अब कह रहा है कि सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी नहीं है, ठीक है। वैसे तो समझ आ ही रहा है कौन सी, सर्विस जब प्राइमरी है तो सेकेंडरी नहीं है ना। तो समझो सेकेंडरी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट, एचआर, टेक्नोलॉजी, सेकेंडरी प्रोक्यूरमेंट, है ना, एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी, यही तो, और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब आ जाओ, तो इसका मतलब प्रोक्यूरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, सर्विस नहीं है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? सी। परफेक्ट। चलो तीनों हो गए। चलिए चलिए बेटा, बेटा ये चौथा क्वेश्चन जो है हमारा लर्निंग कर्व का है, ये बाद में करेंगे, ये यहाँ से गलत थोड़ा सा आ गया, लर्निंग कर्व में करेंगे। अब 1.2 पर आगे, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। पांचवा डैश,
is defined as real and permanent reduction in the unit cost of goods manufactured or service rendered without impairing their suitability for the use. ठीक है, तो बताओ कौन सा आंसर होगा आपका। देखो ध्यान से, कॉस्ट रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करना परंतु क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज ना हो, समझ गए, कॉस्ट को कम करना बट क्वालिटी मेरी इंपेयर ना हो, उसको बोलते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करना। समझ में आ गई बात। जैसे मैं आपको बात बताऊं, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, ठीक है। जैसे आपने एक टेबल बनाई, ठीक है, अब टेबल पर जो बैक एरिया है अनसीन एरिया, तो भाई वहां पर सनमाइका लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अनसीन है और उससे कस्टमर की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं उसको सिर्फ पेंट कर दूं और सनमाइका ना लगाऊं तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी और क्वालिटी मेरी कंप्रोमाइज हुई नहीं, है ना। हींग लगे मतलब रंग चोखा ही चोखा, हींग लगे ना फिट करी, ये मतलब है। तो कॉस्ट को कम करना और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज ना होना, उसे बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल अलग होता है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट टू सम एक्सटेंट, हम फीचर्स भी कम करेंगे, टू सम एक्सटेंट हम फीचर भी कम करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा हुआ, कॉस्ट कंट्रोल की जगह कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है बेटा। ये एक मिनट मैं आपको बता दूं, कॉस्ट रिडक्शन ये आपका आएगा 1.2, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन पेज नंबर 16, ये आप रीड कर सकते हो, पेज नंबर आपका 16, आपका जो स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का वो वाला बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, सिक्स सिग्मा, सिक्स सिग्मा किसके लिए होता है बेटा, सिक्स सिग्मा ये टेक्निक किसके लिए होती है, जरा बताओ, सोच के बताओ, सिक्स सिग्मा की टेक्निक किसके लिए होती है, ठीक है। हाँ जी बोलो, क्वालिटी सिस्टम के लिए, क्योंकि सिक्स सिग्मा में ये बताया गया है कि हम मतलब 10 लाख आइटम अगर बनाएंगे, ये जापान में टेक्निक डेवलप हुई थी, अगर हम 10 लाख आइटम बनाएंगे तो 0.003 के करीब डिफेक्टिव हो, ना के बराबर। मतलब ये पॉलिसी पता क्या कहना चाहती है, डिफेक्ट अकर एंड देन रेक्टिफाइड नहीं, इट्स बेटर टू प्रोड्यूस जीरो डिफेक्ट। मतलब हम कस्टमर को बोलेंगे ले जा मोबाइल फोन, खराब हो तो ले आना, वापस कर लेंगे या ठीक कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट ले जाओ, बात मोबाइल फोन की नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, ले जाओ। कस्टमर को बोला यार चिंता मत कर, खराब होगा तो हम बैठे हैं ठीक कर देंगे, इससे बेहतर क्या है, ओ भाई ले जा, खराब होगा ही नहीं, तो दूसरे वाला बेटर है ना। मतलब मैं आपको पढ़ाऊं और ये बोलूं यार कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट में वीकनेस होगी, और ये बोलूं यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुन लो, प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो वो सेकंड बेटर है, उसको बोलते हैं सिक्स सिग्मा। तो सिक्स सिग्मा कहता है क्वालिटी सिस्टम, यानी वी शुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट हैव ऑलमोस्ट नो डिफेक्ट। समझ में आ गई बात। तो आंसर हो गया ए। अब आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी पैरामीटर फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से पढ़ना, सर्विस प्रोडक्ट नहीं, हम कोई सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस देने में क्वालिटी पैरामीटर कौन सा नहीं आता है। मैं कस्टमर को सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी सर्विस क्वालिटेटिव है, डॉक्टर है एक बहुत बड़ा नाम है ना, तो वो सर्विस दे रहा है, तो हर पेशेंट उसके पास आता है कि यार उसका हाथ बहुत अच्छा है, उससे एक बार अगर आप ऑपरेशन कराओगे, उससे दवाई लोगे तो बार बार नहीं जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो क्या अच्छा है, कंसिस्टेंसी है ना, वो डॉक्टर फ्रेंडली है, वो डॉक्टर फ्रेंडली है, ठीक है, प्रॉम्प्टनेस है, तुरंत जवाब देता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, समझ रहे, प्रॉम्प्टनेस यानी इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं, समझ के बात। तो ये तो क्वालिटी में पैरामीटर है। ड्यूरेबिलिटी, मैं कोई प्रोडक्ट थोड़ा बेच रहा हूँ जिसमें ड्यूरेबल हो, पेन बेच रहा हूँ, पेंसिल दे रहा हूँ, मोबाइल दे रहा हूँ, समझ रहे हो, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, यूज करो। तो सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर ये प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता तो ड्यूरेबिलिटी
क्वालिटी मेजरमेंट में आता। क्वालिटी पैरामीटर का मतलब समझ गए कि किस तरह से क्वालिटी को मेजर करते हो। तो हम कैसे मेजर करते हैं सर्विस में कि अगर कोई तुरंत जवाब दे, मेरी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व दे। मुझे मतलब मैंने डॉक्टर से दवाई ली, सर मुझको थोड़ा साइड इफेक्ट हो रहा है, तो मैंने उससे फोन पे बात करी, मैसेज में बात करी, तो उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया। इट्स मींस क्वालिटी है। पता लगा शाम तक जवाब दिया, तब तक तो वैसे ठीक हो गया। समझ गए बात? तो प्रॉम्प्टनेस होना चाहिए, ठीक है, फ्रेंडली होना चाहिए। ये नहीं अरे यार तुझे एक बार समझा तो दिया था, बार बार क्या पूछ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, है ना। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी लगातार, मतलब कंसिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, ड्यूरेबल। कोई सर्विस इंडस्ट्री की बात नहीं आती है, ठीक है। चलिए 8वां, देयर आर 3 कोर एरिया टू कंसीडर व्हेन डेवलपिंग सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस केस। दीज आर कोर एरिया कौन कौन से आपके, ठीक है, व्हेन डेवलपिंग द सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी। समझ गए? मतलब सप्लाई चेन समझते हो कि मैं कहां से माल खरीद रहा हूं और फैक्ट्री तक ला रहा हूं, होलसेलर, रिटेलर, डीलर, ये सारे सप्लाई चेन के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कौन से कोर एरिया है कि अगर मैं एक अच्छा सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी समझते हो, रणनीति, कि मैं कैसे होलसेलर से बात करूं, होलसेलर कौन सा रिटेलर रखूं, है ना। भाई मेरी फैक्ट्री है मान लो, तो मैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक मैं तो लेके नहीं जाऊंगा ना, है ना, मैं बीच में और लोग रखूंगा ताकि वो कस्टमर के पास तक लेके जाए मेरा प्रोडक्ट। तो पहला होलसेलर होगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर दुकानदार को देगा, दुकानदार कस्टमर को देगा। ये सारे कौन होते हैं, सप्लाई चेन। तो कोर एरिया कौन है, पीपल, हाँ जी, प्रोसेस, सिस्टम, लोग। पीपल में कौन सा आ गया, होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर, ये पीपल में आ गए, ठीक है। अब प्रोसेस, यानी प्रोसेस ठीक होना चाहिए, मतलब कस्टमर की डिमांड आए तो हम तुरंत उसको सप्लाई कर दें, ठीक है, हमारा ऐसा सिस्टम होना चाहिए। समझ आ गई? तो इसका मतलब ये मेरे कोर एरिया है। क्लियर बात? चलिए अब आते हैं हम देखो ये दोबारा आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन। ये हो गया बेसिकली ना, ठीक है। 10th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्म यूजुअली यूज्ड इन वैल्यू चेन, ठीक है। ये आपको मिलेगा ये मिलेगा बेटा पेज नंबर 18 पर, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 18 पर, जो सीएमए का इंस्टीट्यूट है। तो अब ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म नॉर्मली यूज्ड इन वैल्यू एनालिसिस। में कौन से टर्म को यूज नहीं करते हैं हम, ठीक है। रीसेल वैल्यू, यूज वैल्यू, एस्टीम वैल्यू। तो जब वैल्यू एनालाइज करते हैं हम, ठीक है, तो उसमें रीसेल वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। एक बार जरा समझो बात को कि रीसेल वैल्यू कौन सी होती है। एक मिनट, हाँ जी, रीसेल का तो मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट मेरा है तो दोबारा बेच रहा हूँ उसको खरीद के, तो ये तो मेरे वैल्यू चेन में नहीं आती है। यूज वैल्यू कौन सी होती है, देखो यूज वैल्यू का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। यूज वैल्यू का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो मैं देता हूं। इट इज द प्राइस पेड बाय द बायर और कॉस्ट इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू एंश्योर द प्रोडक्ट परफॉर्म एफिशिएंटली। मतलब वो प्राइस जो बायर देता है, मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, मैंने खर्चा किया 10 रुपए का और कस्टमर वो मुझे देता है, तो वो क्या कहलाता है, यूज वैल्यू। यूज वैल्यू का मतलब क्या हुआ, बायर पेड या मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट। समझ गए? एस्टीम वैल्यू,
जो देना चाहता है, विलिंग टू ऑफर, इसका मतलब क्या है, विलिंग टू ऑफर, ये जो बायर देता है और ये विलिंग टू ऑफर, समझ में आ गई, ठीक है। और कॉस्ट वैल्यू, हाँ जी, कॉस्ट वैल्यू, एक मिनट, एस्टीम वैल्यू का मतलब हो गया द प्राइस पेड बाय द बायर, टोटल कॉस्ट बियॉन्ड द यूज वैल्यू, इसका मतलब हुआ इन दोनों में, एक मिनट दोबारा समझो, ये मतलब है कि जो बायर मैन्युफैक्चरर को देता है, यानी मैन्युफैक्चर का खर्चा, ठीक है, एग्जैक्टली, और ये वो वैल्यू होती है जो बायर उससे ज्यादा देता है, ये वो वैल्यू होती है जो उससे ज्यादा देता है यूज वैल्यू से, ठीक है। कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू का मतलब टोटल कॉस्ट, बात समझ में आ गई। तो वैल्यू एनालिसिस में तीनों को लेते हैं हम, दोबारा बताऊं, कॉस्ट वैल्यू का मतलब टोटल कॉस्ट, एस्टीम वैल्यू का मतलब जो कस्टमर मैन्युफैक्चरर को देता है यूज के लिए, उससे ज्यादा वाली वैल्यू, उसको लगता है यार इसके लिए तो मैं शायद ज्यादा भी दे दूंगा, जैसे आप कोई फ्लैट खरीदते हो तो आपको लगता है यार ये तो बड़ी प्राइम लोकेशन का है, ये अगर इतने पैसे मांग रहा है तो चलो अगर 10% ज्यादा भी मांगेगा तो मैं देने को तैयार हो जाऊंगा, वो एस्टीम वैल्यू। यूज वैल्यू जो एक्चुअल में उसकी प्राइस देता है, तो इनमें रीसेल वैल्यू, ठीक है, ये नहीं लेते हम, इसका मतलब होता है एक्सचेंज वैल्यू, इसका मतलब होता है द प्राइस टू बी रिसीव्ड, द प्राइस टू बी रिसीव्ड अगेन, ठीक है, चल समझ में आ गया, हाँ। चल चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, देखो जरा क्या कहता है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, हमें बताना है कि वो सही है या गलत है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट refers to the cost management that specifically focus on strategic issue, तो सही बात है भाई, जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बताया है वो क्या बताता है, कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी स्पेशल फोकस किस पर करता है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर, स्ट्रेटेजिक इश्यूज का मतलब रणनीति, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट, देखो ना इस वर्ड का मतलब ही क्या है, तोड़ो, कॉस्ट मैनेजमेंट, वो कॉस्ट मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजिक इशू बताता है वही तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हुआ, समझ में आ गई बात, ऐसे समझो, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब है वो कॉस्ट मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजिक इशू फोकस करता है, नॉर्मल कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है, रणनीति, कि पहले आप ऐसी रणनीति बनाओ कि हम दूसरे से आगे चले जाएं, जैसे जियो ने बनाई, समझ गए बात भाई, भाई एक जैसे समझो कि एक बिजनेस की पॉलिसी होती है कि एक लाइन डली हुई है, अब इसको छोटी कैसे करें, समझ रहे हो बात को, इसके आगे बड़ी लाइन खींच दो, ये अपने आप छोटी हो जाएगी, तो दूसरे को नीचे करना, बिजनेस में पछाड़ना, यानी रणनीति लगाओ, स्ट्रेटेजी, समझ में आ गई, चलो। वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग आर क्लोजली रिलेटेड टर्म, ताकि दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंटरचेंजेबली, बिल्कुल ठीक है, तो वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग इंटर रिलेटेड है, ठीक है, बिल्कुल ट्रू है ये बात। चलिए, cost reduction refers to the real and permanent reduction in the unit cost of goods manufactured or service rendered without considering their suitability for the use intended। ओहो, ये क्या कह गया, कॉस्ट रिडक्शन माना कि एक वास्तविक, रियल का मतलब एक्चुअल में हो और टेम्परेरी ना हो, हमेशा के लिए कॉस्ट में कमी आए, या जो सर्विस दे रहे हैं, हाँ, बट ये बात थोड़ी ना है कि हम कस्टमर के यूज को देखें ही ना, मतलब हम ऐसी कॉस्ट कम कर दें कि कस्टमर की उपयोगिता, कस्टमर की रेलिवेंसी, कस्टमर की सुटेबिलिटी को मद्देनजर ना रखें, नहीं, कस्टमर अगर चाहेगा, मतलब कि मुझे ये चीज चाहिए और हम उसको रिड्यूस कर दें परमानेंटली, तो वो माल ही नहीं बिकेगा भाई, वो उस कॉस्ट का क्या फायदा, तो इसको ऐसे भी समझो, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, है ना, वो एक्टिविटी जो हम तो पैसा खर्च करते हैं बट कस्टमर का उसके लिए कोई लेना देना नहीं है,
उनको कम करो, वो कहलाएगा कॉस्ट रिडक्शन। ना कि वो एक्टिविटी कम कर दो जिसको कस्टमर बहुत अच्छी तरह चाहता है। जैसे टेबल बना रहे हो, समझ रहे हो, तो टेबल के ऊपर जो टॉप है सनमाइका, सर सनमाइका की जगह हल्की फुल्की पॉलिश लगा दे, कॉस्ट कम हो जाएगी परमानेंटली। अरे भाई कस्टमर की यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो कस्टमर, हाँ ये कह सकते हो कि जो अनसीन एरिया है, टॉप के नीचे का पार्ट है, वहां मत लगाओ, वहां सिंपल पेंट कर दो, क्योंकि उससे कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दिखेगा नहीं। समझ में आ गई? तो ये लाइन गलत हो गई। अगर वो यहां तक कहता, ये यहां तक तो सही था। क्लियर? चलो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज नॉट एन एवेन्यू ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा ये क्या, सप्लाई चेन तो भैया कॉस्ट रिडक्शन का ही रूल है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझ गया ना, कि होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, है ना। तो हम ऐसी चेन बनाते हैं ताकि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो। ठीक है, तो गलत है। तो पहले दोनों ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखो। A company had a company has forecast sale and cost of goods sold. Inventory turnover क्या होती है? Cost of goods sold divided by average inventory. For the coming year is as 25 लाख and 18 लाख respectively. सेल्स कितनी कह रहा है वो? 25 लाख। सेल्स कितनी कह रहा है वो? 25 लाख। ये कह रहा है ना सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, सेल 25 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 18 लाख। The inventory turnover has been taken as 9 times per year. Inventory turnover कितनी हो गई? 9। Inventory turnover क्या होती है? Cost of goods sold divided by average inventory. मतलब स्टॉक, बेसिकली मीनिंग क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर का? कि स्टॉक हमारा कितना ब्लॉक रहता है, स्टॉक हमारा कितना ब्लॉक रहता है, यानी स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना भाग है। समझ गए? मतलब ध्यान से समझो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 100 है और एवरेज स्टॉक मेरा 10 है, तो ये 10 गुना हो गई ना। तो जितना ज्यादा ये होगा, ध्यान से सुनो जरा, ये मान लो मैं 20 कर देता हूं, ये मान लो मैं 20 कर देता हूं, तो कितना हो गया? ये 5। ये मान लो मैं और बढ़ा देता हूं, तो ये 2.5। तो जितना ज्यादा एवरेज स्टॉक होगा उतनी टर्नओवर रेशियो कम आएगी, है ना। तो वो तो बेकार है ना। क्यों बेकार है? अरे सर स्टॉक, मतलब मैं 100 रुपए का माल खरीदूं और भाई साहब आधा या उसके आसपास माल स्टॉक में पड़ा रहे, क्या बेवकूफी है। मैं तो चाहता हूँ स्टॉक ना रहे यार, आए जाए आए जाए आए जाए, है ना। इसका मतलब ये कम होना चाहिए। कौन सा? एवरेज स्टॉक। ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितनी ज्यादा हो उतनी बेटर है। समझ आ गई बात? चलिए, इन केस इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज टू 12 टाइम्स, अगर ये बढ़ जाती है, द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ऑन वर्किंग कैपिटल इज 10%। व्हाट विल बी द सेविंग इन कॉस्ट? ठीक है, अब बताओ, अगर मेरे पास अभी कितनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? 9 है। ये मैंने दे रखा है आपको आंसर, 9 है। तो क्या होता है ये 9 का मतलब क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है मेरे पास? 18 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 18 लाख, डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। तो इसको क्रॉस कर दोगे तो एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ गई। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कितना आ गया एवरेज स्टॉक? 2 लाख। एवरेज स्टॉक आ गया 2 लाख। अब अगर ये 12 हो जाए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो वही रहेगी। तो एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा? हाँ जी, ये डिवाइड कर दो, 18 लाख डिवाइडेड बाई 12, 18 लाख डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा आपका 1.5 लाख। यानी एवरेज स्टॉक आपका पहले 2 लाख था और अब 1.5 लाख, तो कम हो गया। एवरेज स्टॉक आपका कम हो गया, यानी टर्नओवर रेशियो बढ़ गई। ठीक है, तो रिडक्शन कितनी हो गई हमारी? 50,000। पहले एवरेज स्टॉक 2 लाख रखते थे और अब 1.5 लाख, यानी हमारा 50,000 रुपए का स्टॉक फ्री हो गया। यानी मेरे पैसे 50,000 रुपए की ब्लॉकेज कम हो गई, तो मैं इसको ब्याज पर चढ़ा दूंगा 10%, यानी 5,000 रुपए की सेविंग होगी। बोलो समझ में आ गई? तो जितना, हाँ जी क्लियर बात भाई?
एवरेज स्टॉक हमारा, जितना एवरेज स्टॉक कम होगा, नहीं हमने शायद पहले क्या कहा था, जितना एवरेज स्टॉक कम होगा उतना बेटर है, उतनी रेशियो ज्यादा आएगी, है ना। तो हाई रेशियो विल बी बेटर, हाई रेशियो विल बी बेटर। तो हम ये कहेंगे, ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, हाई रेशियो, हाई इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज बेटर। क्यों भाई क्यों? क्योंकि क्या होती है स्टॉक टर्नओवर रेशियो? ये होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो जितना ये कम होगा उतना आंसर ज्यादा आएगा, जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतना आंसर मेरा ज्यादा आएगा। तो जितना ये कम होगा उतना बेटर है ना, यानी हाई रेशियो बेटर है। तो वही तो यहां पर भी बात कह रहा है कि पहले मेरे पास 9 थी अब 12 हो गई, पहले 9 थी और अब 12 हो गई, तो उससे मेरे पास एवरेज स्टॉक 50,000 रुपए का बच गया। तो अब मैं 50,000 रुपए कम ब्लॉक करूंगा, बैंक में जमा करा दो, 10% से ब्याज आएगा 5,000। बोलो समझ में आ गई बात? चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है। रोक दिया। चलिए बेटा नेक्स्ट देखो, देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है बेटा। ये आप अपनी स्टडी मटेरियल का पेज नंबर खोलना 48, अपने स्टडी मटेरियल का पेज नंबर कौन सा खोलोगे? 48। कौन सा स्टडी मटेरियल बेटा? सीएमए वाला, जो आपको इंस्टीट्यूट से मिला हुआ है। तो मैं पहले बता देता हूँ, इसमें 4 कॉस्ट होती हैं, ठीक है। इसमें 4 टाइप की कॉस्ट होती हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलते हैं इसको। फर्स्ट होती है बेटा प्रिवेंटिव कॉस्ट। फर्स्ट कौन सी होती है? प्रिवेंटिव कॉस्ट, ठीक है। सेकंड होती है अप्रेजल कॉस्ट। थर्ड होती है इंटरनल फेलियर, एंड नेक्स्ट होती है एक्सटर्नल फेलियर, ठीक है। बहुत ध्यान से, प्रिवेंटिव का मतलब होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई बुखार आने वाला है, क्रोसिन पहले ले लो, ठीक है। आपको लग रहा है बिजली का स्विच खराब होने वाला है, हल्का सा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा काला हो रहा है, ओ भाई ये खराब होगा, बराबर वाला भी खराब होगा, नहीं तो पहले से इसको चेंज करा लो। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें आपकी कॉस्ट आती है क्वालिटी ट्रेनिंग, नहीं इसमें कॉस्ट आती है क्वालिटी ट्रेनिंग। मतलब ये दे रखी है, आप एक बार स्टडी करना, साथ साथ ये तो खोल लेना कि भाई आप अपने वर्कर को, आप अपने लेबर को, सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दोगे कि भैया अपना प्रोडक्ट ऐसे बनाओ, तो खराब बनेगा ही नहीं ना। आप अगर उसको पहले से समझा दोगे कि ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, इतनी क्वालिटी का बनाना है, तो नहीं बनेगा खराब, समझ गए? ठीक है, राइट। तो ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट कॉस्ट कहलाती है। अप्रेजल कॉस्ट ये होती है इंस्पेक्शन, ठीक है मैंने समझा दिया, मतलब इसको बोलते हैं बेसिकली क्वालिटी ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं बेसिकली क्वालिटी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग दो पहले, समझाओ, सुपरवाइजर को बोलो भाई तू इधर आ, कहां जा रहा है, किधर घूम रहा है, समझ बात को कि मटेरियल को ऐसे डलवाओ, जब इतने टेम्परेचर पर आ जाए तब आप मशीन को रोको, मतलब सारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो समझा दो उसको, ठीक है। कि भाई जब एक बार रॉ मटेरियल तूने डाल दिया मशीन में, डलवा दिया, तो उसके बाद अगले लॉट का डालने से पहले मशीन को साफ कर लो, समझ में आ गई? चल अब हमने समझा तो दिया, ठीक है। तो समझाने में कॉस्ट आएगी ना, वो प्रिवेंटिव कॉस्ट, समझाने में कॉस्ट आएगी ना, वो कॉस्ट प्रिवेंटिव। अब इंस्पेक्शन करो, अब आप इंस्पेक्शन करो कि क्या उसने ठीक करा नहीं करा है, ठीक है। टेस्ट करो, समझ में आ गई? वो अप्रेजल कॉस्ट कहलाती है।
किसका इंस्पेक्शन करो? मटेरियल का, कि जो सप्लायर से आया है। लेबर को टेस्ट करो कि भाई आपके जो लेबर स्किल्ड है उनको काम आता है नहीं आता, ठीक है, ये सारी टेस्टिंग करो, ठीक है। पैकेज इंस्पेक्शन करो, WIP का टेस्ट करो, क्लियर बात, सबका टेस्ट करो आप, राइट। इक्विपमेंट का टेस्ट करो। तो सारे टेस्टिंग और इंस्पेक्शन किस में आएंगे? अप्रेजल में। इंटरनल फेलियर, नाम से समझ आ गया, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल का मतलब फैक्ट्री के अंदर, एक्सटर्नल का मतलब फैक्ट्री के बाहर, ठीक है। तो फैक्ट्री के अंदर कौन सी खराबी होगी? इंटरनल फेलियर, ठीक है। आपने मशीन में माल डाला, मशीन से बाहर आया, तो आपने उसको टेस्ट करने के बाद देखा कि अरे तो खराब है, स्क्रैप हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत उसको ठीक कर सकते हैं, रीवर्क, सही भाई। स्पॉइलेज हो गया, सही भाई, स्क्रैप, स्पॉइलेज, रीवर्क, ठीक है। दोबारा टेस्ट कर लेते हैं हम इसको, समझ गए? रीटेस्ट, रीटेस्ट और नॉर्मल टेस्ट, अप्रेजल में दोबारा टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें, ठीक है। क्वालिटी में डिफेक्ट की वजह से डाउन टाइम, ठीक है भाई, डाउन टाइम ड्यू टू डिफेक्ट इन क्वालिटी, क्वालिटी में खराबी आ गई तो डाउन टाइम हो गया, यानी रुक गए हम, तो ये सारे इंटरनल फेलियर में आएंगे। चलो एक्सटर्नल फेलियर, प्रोडक्ट भेज दिया, कस्टमर ने कहा अरे सर क्या दिया है, खराब है ये, मुझे मेरा और समय खराब कर दिया, वो 10 गालियां आके और देगा, ठीक है। तो वो कहलाएगा आपका एक्सटर्नल फेलियर। हम कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम ठीक कर देते हैं, वारंटी रिपेयर, वारंटी रिपेयर। ध्यान रखना, रिपेयर अगर कस्टमर को भेजने से पहले है तो इंटरनल, भेजने के बाद है, भेजने के बाद है तो एक्सटर्नल। अब रिपेयर नहीं हुआ तो वारंटी रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर दिया, भाई परेशान मत हो, हम इसको बदल ही देते हैं, ठीक है। या जो सेल मेरी नुकसान हो गई, तो ये मेरे कहलाएंगे एक्सटर्नल। बोलो समझ में आ गई बात? हाँ जी, अब देखो फटाफट हो जाएगा। वारंटी पीरियड रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड फॉल्स अंडर द फॉलोइंग क्वालिटी कॉस्ट। देखो बेटा ये ध्यान रखना, अगर मैं आपको सीधा सीधा करा दूं इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, बेटा ऐसे कोई फायदा नहीं होगा करने का। आप बात को समझो, थोड़ा सा टाइम लगा के अच्छे से करो इसको, तभी आपको समझ आएगा, तभी एग्जाम में कर पाओगे। बात समझ में आ गई ना? चलो अब समझ में आ गया। वारंटी पीरियड रिटर्न, रिटर्न यानी मैंने माल बेच दिया फिर वापस आया, भाई चिंता मत कर मैं तेरा सामान वापस कर दूंगा वारंटी में। कौन सा? एक्सटर्नल फेलियर, बिल्कुल क्लियर है। डाउन टाइम ड्यू टू डिफेक्ट इन क्वालिटी, आप बताओ, अभी तो बताया डाउन टाइम ड्यू टू डिफेक्ट किस में आएगा? इंटरनल फेलियर में। किस में आएगा? इंटरनल फेलियर में, बिल्कुल ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी कॉस्ट इज इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग डिफेक्ट? हाँ जी, अनकवरिंग डिफेक्ट, सोच के बताओ जरा, अनकवरिंग डिफेक्ट, हाँ जी सोचो। क्वालिटी कॉस्ट इज इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग डिफेक्ट, यानी अप्रेजल मतलब इंस्पेक्शन, मतलब अनकवरिंग डिफेक्ट का मतलब ये हुआ कि भाई पहले आप इंस्पेक्शन कर लो ताकि वो डिफेक्ट कवर ना हो। TQM स्टैंड्स फॉर, बताओ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना। TQM का मतलब क्या होगा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। चलिए, 4P ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये बता रखे हैं 4P कौन से होते हैं, एक मिनट पेज नंबर पर बता दो मैं आपको। ये होंगे आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये है 52 पर, पेज नंबर देखोगे CMA की स्टडी मेटल के 52 पर मिलेगा, ठीक है। पीपल, प्रोसेस, प्रॉब्लम, प्रिपरेशंस,
पीपल, प्रोसेस, प्रॉब्लम और प्रिपरेशन, ये कहलाता है TQM के 4P। कॉस्ट ऑफ रीवर्क इज कॉस्ट रिलेटेड टू, बताओ कॉस्ट ऑफ रीवर्क, अभी बताया था आपको। रीवर्क कब होगा? फैक्ट्री के अंदर, जब आप टेस्ट करने के बाद पता लगेगा और ये थोड़ा सा खराब है, इसको ठीक कर लो, इंटरनल फेलियर। द कॉस्ट इनकर्ड टू एंश्योर, हाँ जी ध्यान से समझना, टू एंश्योर, ये विश्वास हो जाए कि फेलियर नहीं आएगा। बताओ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दवाई खा लोगे तो बुखार नहीं होगा, है ना, प्रिवेंटिव कॉस्ट। टू एंश्योर करना कि फेलियर नहीं होगा, प्रिवेंटिव कॉस्ट कहलाती है। हो गया बेटा यहां तक क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हाँ कहाँ गया? पैरेटो एनालिसिस, पैरेटो एनालिसिस तो मालूम है, कौन सा रूल है बताओ? 80-20 का। पैरेटो एनालिसिस ये आपको मैं समझा दूं, ये आपका है पेज नंबर 55 पर। ये कहता है 80%, हाँ जी, जो आपका रिजल्ट है, इस रूल का मतलब है 80% जो आपका परिणाम है वो 20% एक्टिविटी के द्वारा आता है। मतलब आप उन 20% एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लो जो मेजर रिजल्ट को कंट्रोल करती हैं, समझ गए? मतलब इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑल एक्टिविटीज, आपके क्या होगा, एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। केवल पहले उन एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करो जो मेजर रिजल्ट देती हैं, उन पे सारे एफर्ट्स लगा दो, तो लगभग 100% रिजल्ट नहीं आएगा, 80% तो आ जाएगा। फिर बचे हुए एफर्ट्स उन पर लगा देना। जैसे कहते हैं ना, एक दुकान है तो उस दुकान में बस छोटी सी शॉप है, मान लो ग्रोसरी शॉप है, तो उसमें क्या सोचता है मालिक, यार ये कस्टमर पूरे महीने भर का सामान ले जाता है, ये कस्टमर बहुत सारा सामान ले जाता है, तो उस कस्टमर को आप पूरी सेटिस्फेक्शन देना चाहते हो। आप उसको कैश डिस्काउंट भी दे दोगे, आप उसको बल्क डिस्काउंट भी दे दोगे, घर में भी डिलीवरी दे दोगे फ्री, ताकि वो लूज ना हो, है ना, इंस्टेड ऑफ कि सब कस्टमर को सुविधा दो। यानी आप आइडेंटिफाई कर लोगे वो कस्टमर जो आपको 80% रेवेन्यू देते हैं, ये मतलब तो 80-20 का रूल हो गया, है ना। अब कंपनी है, कंपनी में वो प्रोडक्ट ज्यादा ध्यान दो, मार्केटिंग करो, अच्छी क्वालिटी रखो, वैसे तो सब पे रखो, पर उनमें 0% इफेक्ट आना चाहिए जिनसे 80% प्रॉफिट आता है। ये 80-20 का रूल है, अब समझ में आ गया? चलिए करना। चलिए बेटा, DMIADV इज द मेथोलॉजी एसोसिएटेड विद सिक्स सिग्मा में बताया है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्या मतलब होता है इसका? D का मतलब डिफाइन, M का मतलब मीजर, A का मतलब एनालाइज, फिर डिजाइन एंड वेरीफाई। ठीक है चलिए। प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होगा? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, PR का मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, R का मतलब रैंकिंग, ठीक है, और रैंकिंग एनालिसिस, R का मतलब रैंकिंग, A का मतलब एनालिसिस, I का मतलब इनोवेशन, S का मतलब सॉल्यूशन एंड इवैल्यूएशन। तो C हो गया। चलिए अब आगे चलें। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। चलिए बेटा ध्यान से देखो अब जरा, ये कहता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 30% है, पीवी रेशियो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है। फिक्स कॉस्ट 1,80,000 है, तो प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है बेटा, चलिए ध्यान से समझो जरा इस बात को, क्या कहना चाहते हैं हम। ठीक है, हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है? हाँ जी बताओ, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये तो होता है ना।
कितना आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, या लिख लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है। पीवी रेशियो 30% है, किसका? सेल का। पीवी रेशियो सेल का होता है, पीवी रेशियो 30% सेल का। चलिए तो ये कितना हो गया? 4, ये 12% हो गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया 12% सेल का। ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी मुझे मालूम है सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ये कंट्रीब्यूशन आएगा। सेल्स इनटू पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन होता है। कैसे सर? पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो सेल से सेल कट ऐसे होता है ना, माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट। ये इक्वेशन मुझे पता है। चलो अब बताओ कितना है ये पीवी रेशियो कितना है? हाँ जी 30% ऑफ सेल है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,20,000 ना 180। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 180। तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मुझे पता है कितना ऊपर 0.12 एस पुट कर दो। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 0.12 एस। ये इधर आ जाएगा तो 0.3 माइनस 0.12 ये हो गया 0.18 एस। इसको इधर ले जाओ तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? ये डिवाइड हो जाएगा 10 लाख, यानी सेल आ गई 10 लाख। सेल आ गई 10 लाख, सेल हो गई आपकी 10 लाख। तो पीवी रेशियो है 30%, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 3 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना है? 180। तो माइनस करके 1,20,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। बोलो समझ आ गया? तो प्रॉफिट देखो कौन सा है? पहला ए। ए आंसर हो गया। द आंसर इज ए। चलिए फटाफट नोट कर लो जल्दी से। चलिए देखो हो गया क्लियर ये? देखो 24 एन इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल कॉज, महंगा बेचोगे, ठीक है भाई, महंगा बेचोगे तो क्या होगा? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट टू ब्रेक इवन। हाँ, महंगा बेचोगे तो आपको कम बेचना पड़ेगा ताकि ब्रेक इवन हो जाए। ऑब्वियसली बात है। कैसे सर? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो जितना ये महंगा बेचोगे, जितना ये बढ़ेगा, है ना, उतना डेनोमिनेटर बढ़ेगा। जितना डेनोमिनेटर बढ़ेगा उतना आंसर कम आएगा, जल्दी ब्रेक इवन हो जाएगा। इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ठीक है, महंगा बेचोगे तो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन रेशियो, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, है ना। तो जितना ये महंगा बेचोगे, जितना डेनोमिनेटर बढ़ेगा, पर क्या होगा? कंट्रीब्यूशन रेशियो बढ़ जाएगी। मतलब कंट्रीब्यूशन भी तो बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन भी तो बढ़ेगा, ठीक है, तो पीवी रेशियो बढ़ जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है? अरे ऐसे समझो ना, ये टोटल सेल है, इतने इतने पर ब्रेक इवन आगे मान लो, तो ब्रेक इवन से ऊपर वाला पार्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। भाई टोटल सेल मान लो आपकी 20,000 यूनिट की है और ब्रेक इवन मान लो 5,000 का है, तो महंगा बेचोगे तो ये और पीछे आ जाएगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ती चली जाएगी। तो इसका वाला आंसर क्या हुए? ऑल। समझ में आ गया? चलिए अब आ जाओ 25वां। चलिए देखो बेटा 25, ये कहता है जैक्सन लिमिटेड सेल्स इट प्रोडक्ट फॉर 8,000 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की 4,000 पर यूनिट और सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन है 80 रुपए।
फिक्स कॉस्ट है 20,000 मैन्युफैक्चरिंग की, 30,000 पे सेलिंग की, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, प्रोडक्शन 25 है और बेचे 20 हैं, तो व्हाट विल बी द इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। चलो एक बार समझते हैं। एब्जॉर्प्शन में मुझे चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। हाँ जी, तो अगर हम कॉस्ट देखें, है ना, तो पहले वेरिएबल कॉस्ट एक की 4,000 है, तो बनाए कितने मैंने 25। फिक्स कॉस्ट, हाँ जी, फिक्स कॉस्ट कितनी है देखो 20,000 मैन्युफैक्चरिंग की, तो टोटल कॉस्ट हो गई मेरे पास प्रोडक्शन की 1,20,000 प्लस ओपनिंग नहीं है, माइनस क्लोजिंग 5 है, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 5 कितना आ गया 24,000, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये हो गया 96,000, ठीक है। ये 20 की हो गई, गुड सोल्ड का वाला 20 बेचे हैं, प्लस इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग, हाँ जी कितने हैं 80 रुपये, ये टोटल है, ये टोटल है, ठीक है। तो आपके पास 80 रुपये है सेलिंग पर यूनिट, बेचने पर खर्चा 20 बेचे हैं, ठीक है, और 30,000 दूसरे हैं, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और फिक्स्ड, फिक्स कितने हैं 30,000, फिक्स देखो ना 30,000, ये होते ही क्वांटिटी सोल्ड पर है, ये होते ही क्वांटिटी सोल्ड पर है। चलो ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल हो गई, कितना हो गया 96,000, 6 और 1 7, 9 और 3 12, 1,27,600 हो गए, ये कॉस्ट ऑफ सेल हो गई, और सेल 8,000 इंटू 20, चलिए कितना आ गया प्रॉफिट 32,400, चेक कर लो कौन सा है ए, आंसर इज ए। चलिए बेटा ये कहता है सेंट लिमिटेड डिटरमाइन इट्स सेलिंग प्राइस बाय मार्कअप वेरिएबल कॉस्ट 50%, क्या मतलब है ध्यान से पढ़ो। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मालूम करते हैं बाय मार्किंग अप यानी बढ़ाकर द वेरिएबल कॉस्ट 50%, इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट में 50% मार्कअप जोड़ दो तो सेलिंग प्राइस आती है, ठीक है। इन एडिशन द कंपनी यूजेस फ्रीक्वेंट सेलिंग प्राइस मार्क डाउन टू स्टिमुलेट सेल्स, ठीक है, मतलब सेल्स को बरकरार रखने के लिए सस्ता बेचते हैं। इफ द मार्क डाउन एवरेज 20%, तो क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो होगी। चलिए हम ये कहना चाहते हैं सेलिंग प्राइस कैसे निकाल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट में 50% जोड़कर, तो अगर मैं ये मान लूं वेरिएबल कॉस्ट मेरी 100 रुपए की है, तो मार्कअप कितना मैं कह रहा हूं 50%, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाती है 150, है ना। अब वो कह रहा है कि मार्कअप, अब वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कम कर दो 20% से, 20% से कम कर देते हैं, तो 120 रुपए हो गई। सस्ता बेचोगे तो वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा ना कम हो जाएगी, अरे भाई अगर आप सस्ता बेचो, फ्री में बेचो, महंगा बेचो, सप्लायर तो उतने में ही देगा, तो अब कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 20 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल कितना हो गया ये, बोलो समझ आ गई बात, तो आंसर हो गया ए, करो फटाफट करना प्लीज।
चलो ये कहता है 27 एक्स लिमिटेड हैज एनुअल टर्नओवर 200 लाख, एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40%, पीवी रेशियो, इट मेक्स 10% profit before on sale before charging depreciation interest which amounts to 10 लाख and 15 लाख, which का मतलब इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है बेटा, चलिए बिल्कुल सिंपल है अगर हम बात करें तो। ठीक है, देखो क्या कहना चाहते हैं हम, हमारे पास एनुअल टर्नओवर कितनी है 200 लाख। ठीक है, और हाँ जी पीवी रेशियो है 40%, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 40% निकालो 200 लाख का 80 लाख, 40% निकालो 200 लाख का। अब ध्यान से सुनो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर क्या होता है प्रॉफिट। अब वो कह रहा है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, है ना, वो दे रखा है उसने कितना 10%, इस सेल का 10% यानी 20 लाख। ओके, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर 60 लाख हो गई, पर ये फिक्स कॉस्ट कौन सी हो गई, जब ये प्रॉफिट बिफोर है तो ये भी होगा बिफोर, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन 60 लाख, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों जोड़कर कितने हैं 10 और 15 25, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 85। बोलो समझ आ गया, टोटल फिक्स कॉस्ट 85 हो गई, तो आंसर हो गया हमारा बी। करो फटाफट जल्दी। चलिए बेटा देखो ये सेम ऐसी है जैसे पहले किया था, 300 यूनिट बना रहे हैं और 240 बेच रहे हैं 600 रुपए के हिसाब से। ठीक है, चलिए वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट 330 की, फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर मैन्युफैक्चरिंग है 21,000, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन है 30,000, कोई स्टॉक नहीं है ओपनिंग, इनकम बताओ एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। ठीक है बेटा, चलिए तो अगर हम ये बात कहें अभी जैसे हमने किया था, तो देखो वेरिएबल कॉस्ट है ना कितनी आ रही है बताओ, वेरिएबल कॉस्ट 330 रुपए है पर यूनिट, कितनी क्वांटिटी बनाई प्रोड्यूस 300, ठीक है, फिक्स कॉस्ट 21,000 है टोटल, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई प्लस ओपनिंग स्टॉक नहीं है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 330 सॉरी 300 आपने बनाए हैं और 240 बेच दिए तो 60 बच गए, है ना, ये कॉस्ट किसकी है 300 की, 60 बच गए, कितने हो गए 1,20,000 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 60 24,000, तो ये हो गया 96,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये है 30,000, ये होते ही क्वांटिटी सोल्ड पर है, तो ये 1,26,000 हो गई कॉस्ट ऑफ सेल, और सेल कितनी है 240 बेचे 600 रुपए से, 240 बेचे 600 रुपए से 1,44,000, तो प्रॉफिट हो गया कितना 18,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है बेटा, कौन सा आंसर आ गया बी, चलिए करो फटाफट। चलिए बेटा देखो ध्यान से, ये कहता है रॉबिन्सन लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज ब्रेक इवन पॉइंट, हमारा ब्रेक इवन है
जबकि सेल्स है 10 लाख रुपए की और फिक्स कॉस्ट है 4 लाख, यानी 10 लाख रुपए की सेल पर 4 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है, तो ब्रेक इवन आ रहा है। टू रियलाइज द प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ 3 लाख यूनिट, क्या प्राइस रखोगे? ठीक है बेटा, देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सेल कितनी है, 10 लाख, सेल हमारी है 10 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट, प्रॉफिट जीरो होगा क्योंकि ब्रेक इवन है। फिक्स कॉस्ट कितनी कह रहा है वो, 10 लाख, नहीं 4 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर 6 लाख हो गई। कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 10 माइनस 6, 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 4 लाख, यानी 40% पीवी रेशियो हो गया, ये 4 लाख है, ठीक है, 40% मेरा पीवी रेशियो हो गया। अब वो कह रहा है 3 लाख यूनिट बेचूंगा x रुपए में, ये सेल, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो तो सेम रहेगी ना, हाँ जी, कंट्रीब्यूशन आ गया माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना चाहते हैं, प्रॉफिट 2 लाख, तो कितना हो गया, 3 लाख इंटू 40%, 1,20,000, ये हो गया 6 लाख, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 रुपए, यानी 5 रुपए में बेचेंगे।